गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी अबाउट स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इन योर फिजिक्स। बेसिकली ये क्लास 10th के लिए ये चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर के बारे में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी बातें किया। हम लोगों ने इसकी परिभाषाएँ सीखी, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है, मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों ने पिछले वीडियोस में आपने सीखा। दूसरी बात, अभी लास्ट वीडियो में आपने ये सीखा कि प्लेन मिरर से संबंधित जितने भी परिभाषाएं होती हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो प्लेन मिरर से ये स्फेरिकल मिरर से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं होती हैं उसको आपने पढ़ा, सीखा, जाना। इसके अलावा स्फेरिकल मिरर के फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे उसको डेरिवेट किया जाता है, उसको सीखा आपने। स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनते हैं, किन किन स्थितियों में कैसा और किस प्रकार इमेज बनता है, अभी आप लोगों ने सीखा। ठीक, तो अब दूसरी बात यह है कि क्या नियम होते हैं इमेज बनने के, ये भी आप लोगों ने सीखा। अब हम जो सीखेंगे वो है कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन में स्फेरिकल मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है, यानी कि जो इमेज है, उसका उस मिरर के पोल से जो डिस्टेंस है और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मिरर के पोल से जो डिस्टेंस है और स्फेरिकल मिरर के जो फोकल लेंथ है उसमें क्या रिलेशनशिप होता है, उसको हम सीखेंगे ताकि आने वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकें। मैथमेटिकली कैसे सॉल्यूशन होता है इस स्फेरिकल मिरर से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, किन सूत्र के द्वारा सॉल्व करते हैं, उसको सीखेंगे। दूसरी बात ये कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट से पूछा जाता है कि इस सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। ठीक, कभी कभी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट से भी पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, तो हम ये सीखेंगे कि ये फार्मूला जो है 1/u दैट इज प्लस 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f। ठीक, ये फार्मूला कहाँ से आया है ना, इसको सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है के लिए ठीक, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड distance of object and distance of image from spherical mirror। ठीक,
किसी भी गोली दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी u और दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी v और गोली दर्पण के फोकस दूरी फोकल लेंथ, इन तीनों में क्या संबंध होता है और कैसे इसको डेरिवेट किया जाता है, कैसे इसको प्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली जो संबंध होता है अभी मैंने बताया कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जहाँ यहाँ पे सिंबल्स का मतलब समझ लेते हैं। जहाँ f दर्पण यानी दर्पण का मतलब गोलीय दर्पण, दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ u, गोलीय दर्पण से वस्तु ऑब्जेक्ट की दूरी और भी गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब यानी कि इमेज की दूरी है। ठीक, ये इसमें दिए गए सिंबल्स का अर्थ है। ठीक, यहाँ पे जो f है वो दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण की फोकस दूरी है। u जो है किसी गोली दर्पण से प्रतिबिंब वस्तु की दूरी है, यानी ऑब्जेक्ट उसके सामने कितनी दूरी पर रखा गया है उसका डिस्टेंस है। और v जो है उस गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब यानी कि इमेज की दूरी है। ठीक है, अब हम इसको, इस फार्मूले को, इस सूत्र को डेरिवेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र का निगमन। ठीक, यानी कि डेरिवेशन। ठीक, इसको हम डेरिवेट करने की कोशिश करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि यूपी बोर्ड के बच्चे कायदे से उसको लिख सकें अपने एग्ज़ाम में और अच्छा नंबर सिक्योर कर सकें। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक होगा। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो कल मैंने बताया था आप लोगों को प्रतिबिंब बनने के नियम बताया था। ठीक है, उसी आधार पर हम एक गोली दर्पण बना करके, एक ऑब्जेक्ट रख करके पहले प्रतिबिंब बनाते हैं, उसके बाद दूरियों को मेंशन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक कॉन्केव मिरर है। ये उसका मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, ये लाइन आप जो देख रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस है। ये दर्पण का पोल P है, इसको हिंदी में ध्रुव या पोल कहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि ये F इसकी फोकस है, मुख्य फोकस है, और ये C वक्रता केंद्र है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट पर
आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस मिरर के सामने ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, है ना, वी विल टेक टू रेज, ठीक है ना, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। वन रे इज पैरेलल रे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वन पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाती है, ये हो गया, ये फोकस से होके आई, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे चलती है अपने उसी मार्ग पर वापस, अपने उसी पाथ पर वापस लौट जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब दोनों जहाँ पे काटते हैं वहाँ पर इसका इमेज बन जाता है। ये मान लीजिए कि ए डैश बी डैश, ये इसका इमेज बन गया, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि कोई पॉइंट यम है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एम एन खींच लेते हैं, ठीक है। ये एम एन इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया, ठीक। अब हम इसको डेरिवेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं आपको एक बार फिर, 1/u + 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f। ये फार्मूला हमें डेरिवेट करना है, ठीक। अच्छा, तो अब ये फिगर बना लिया हमने। अच्छा, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इस पोल से जो डिस्टेंस है वो u है, ठीक। इस पोल से डिस्टेंस u है। यहाँ पर इमेज बना हुआ है, ये इमेज बना है। इस पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है वो v है, ठीक। यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इसका जो डिस्टेंस है वो पोल से वो r मान लिया, ठीक। और ये फोकस है, फोकल लेंथ इसका मान लिया कि ये f है, स्मॉल f दिखाई दे रहा होगा। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक। ये स्मॉल f है, ठीक। ये तीनों डिस्टेंसेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको डेरिवेट करने की कोशिश करते हैं। इस फार्मूले को कैसे डेरिवेट करेंगे, सिंपल तरीके से, ठीक। तो इसके लिए ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। कंसीडर करते हैं अबाउट दीज टू ट्राइंगल्स, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC, इस तरह से बनाते हैं इसको, हिंदी में न लिख करके हम ऐसे सिंबल बना देते हैं, त्रिभुज ABC और ट्राइंगल A', B', C में। अब हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं। हम सबसे पहले ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ABC और A', B', C ये दोनों कैसे हैं, कॉन्कर्डेंट हैं, यानी कि समरूप हैं। ये हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप हैं, एक ही तरह के हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए एंगल
सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश। ठीक, ये एंगल ए बी सी, ये दोनों एंगल, ठीक, ए सी बी और ए डैश सी बी डैश, ठीक, ए डैश सी बी डैश, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों क्या हैं? दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। दोनों क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक, क्योंकि ये दोनों, हिंदी में वर्टिकली अपोजिट एंगल को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, अब इसके बाद हम इस एंगल को और इस एंगल को देखेंगे। दोनों एक ही लाइन पर बने हैं और दोनों वर्टिकल लाइंस हैं जिसके द्वारा bने हुए हैं। ठीक है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक, अब देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। इस एंगल, इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और ये कोण, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो आपस में बराबर हैं। ठीक, तो जब दो एडजेसेंट एंगल्स आपस में बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि तीसरा एंगल भी, दोनों ट्रायंगल्स में जो तीसरा एंगल होगा वो भी आपस में बराबर होगा। ठीक, इसलिए एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश सी। ठीक, इसलिए दोनों एंगल क्या होंगे? यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर है। ठीक, तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि तीनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। त्रिभुज, दो त्रिभुज में, दो ट्रायंगल्स में तीनों, यानी कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में एक तरह के हैं। तो जाहिर सी बात है, अतः सो दैट दोनों ट्रायंगल्स समरूप, यानी कि ठीक, समरूप है, यानी कि एक ही तरह के हैं, एक ही रूप के हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं कि ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब ये तो हो गई बात ये और इन दोनों ट्रायंगल्स में। ठीक है, अब इधर देखते हैं कि ये एक दूसरा ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। इधर भी दो ट्रायंगल्स हैं। अगर आप वीडियोस में देख रहे होंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी हैं आपस में, एक ही तरह के हैं। हम प्रूव कर सकते हैं कि, है ना, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि
त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एम एन एफ दोनों समरूप हैं, यानी कि एक ही तरह के हैं। जैसे इसको प्रूव किया कॉन्कॉर्डेंट समरूप है ना, एक तरह का प्रूव किया, वैसे ही इसको भी प्रूव कर सकते हैं इस एंगल को लेकर के, इस एंगल को लेकर के, इस एंगल को लेकर के, इस एंगल को लेकर के और इस एंगल को लेकर के, इस एंगल को लेकर के हम ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों भी एक ही तरह के हैं। तो जब एक ही तरह के होंगे तो जैसे मैंने यहाँ लिखा वैसे ही वहाँ भी लिखा जा सकता है कि यम एन बाई ए डैश बी डैश दैट इज इक्वल टू एन एफ बाई बी डैश एफ। ये इक्वेशन नंबर 2 ये मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से आप अपने कॉपी में, अच्छी बात है। दूसरा बात, अब हम देखते हैं इस रेक्टेंगल को, इसको हम सिद्ध करेंगे कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। चूँकि ए बी है ना, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चूँकि है ना, सिंस ए एम इज पैरेलल टू बी एन, ठीक, और एंगल ए बी सी और एंगल यम एन बी डैश, ये दोनों क्या हैं 90 डिग्री ईच, दोनों 90 अंश के हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो ए बी एन एम ए एक आयत यानी कि रेक्टेंगल होगा, ठीक, ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना। तो अब जो है रेक्टेंगल अगर होगा तो ठीक, तो ए बी इज इक्वल टू यम एन, ठीक, ये ए बी जो है ए बी ये एम एन के बराबर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि आयत मैंने सिद्ध कर दिया, तो ए बी जो है एम एन के बराबर होगा, क्योंकि किसी आयत में आमने सामने की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब ए बी एम एन के बराबर हो गया। तो अब यहाँ से है ना, अतः समीकरण यानी कि इक्वेशन 2 और समीकरण 1 में, ठीक, ये क्या लिख सकते हैं कि ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर बी सी बाई बी डैश सी बराबर, चूँकि एम एन जो है ए बी के बराबर है, अतः एम एन बटा के ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा के बी डैश एफ, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को, इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा हम इधर वाला मिटाते हैं, ठीक है, ये चीज़ ऊपर वाला मिटाते हैं, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मिटाते हैं तो लिखते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब ये हम केवल इन दोनों को लेकर के प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बी सी बाई बी डैश सी एन एफ बाई बी डैश एफ, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, बी सी बाई बी डैश सी बराबर एन एफ बाई बी डैश एफ, ठीक। अब इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। तो ये बी सी, चूँकि इस फिगर में थोड़ा साफ सुथरा बना देते हैं इसको दोबारा, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया, ये ए बी था, ये ए डैश बी डैश था, ये एम था, ये एन था, ठीक। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ये इसका इमेज है, इमेज है, ठीक। ये इमेज है, तो ये फोकल लेंथ, ये फोकस है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है एफ होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक। ये ऑब्जेक्ट से जो दूरी होती है उसको यू से लिखते हैं, ठीक। और इमेज की जो दूरी होती है पोल से उसको भी से लिखते हैं, ठीक है ना। देख पा रहे होंगे आप लोग, ये डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बी सी, ठीक, बी सी, ये डिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अगर ये मिरर छोटा होता तो जो इसका पॉइंट एम है वो पी के पास होता, वेरी क्लोज टू पी। In that case, what happens? PF that is equal to NF होता। ये N कहाँ आ जाता? इसके पास आ जाता, P के पास। उस कंडीशन में हम NF ना लिख करके, NC ना लिख करके, NB ना लिख करके, NB डैश ना लिख करके PB, PF, PC, PB लिखते, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि BC क्या है? ये PB, ठीक, PB माइनस PC, यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, माइनस PC। यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ तक की अगर दूरी को घटा दिया जाए तो ये BC की दूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने किया। अब इसके बाद B डैश C है, यानी कि B डैश C पता करना है हमको। ये दोनों, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो क्या करेंगे, इस PC में से PB डैश को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा PC माइनस PB डैश कर लेंगे। इसके बाद दैट इज इक्वल टू NF बाई B डैश F। ये B डैश F पता करना है, यानी कि ये छोटा सा डिस्टेंस पता करना है, ठीक। ये B डैश F पता करना है। तो क्या करेंगे, PB डैश में से PF को घटा देंगे तो PB डैश मिल, ये आपका B डैश F मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, PB डैश माइनस PF ये कर लेंगे, ठीक है। अब सबका मान चिन्ह सहित रखने पर, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि जो डिस्टेंस नापने की जो परंपरा रही है,
है ना, ऑप्टिक्स में जो डिस्टेंस नापने की परंपरा रही है वो ये रही है कि जिधर से रे, कोई किरण जिधर से दर्पण के सामने आ रही है उस डायरेक्शन में जो नापी गई दूरियां होती हैं वो सब ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ठीक है, यानी कि निगेटिव साइन के साथ ली जाती हैं। और दर्पण के पीछे यानी कि आने वाली किरण के सामने जो भी डिस्टेंस होते हैं, जो भी दूरियां होती हैं, उनको पॉजिटिव साइन के साथ रखा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो भी डिस्टेंसेस है ना, जिधर से किरण आ रही है उसके पीछे है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब ये सब क्या होंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखे जाएंगे इस डेरिवेशन में, ठीक है ना, इस इक्वेशन में सब ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखे जाएंगे। तो पी और बीच के बीच जो दूरी है वो क्या है, u है। तो PB को ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -u माइनस ब्रैकेट में PC है, P और C के बीच का दूरी क्या है, R है, ठीक है ना। तो ये -R हो गया, ठीक, होल अपान कितना हो जाएगा, PC है तो इसको भी -R लिखेंगे, माइनस फिर PB डैश। अब PB डैश ये क्या है, V है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये V है, यहाँ पे आप देख रहे हैं PB डैश के बीच का डिस्टेंस V है, तो इसको भी माइनस साइन के साथ रखेंगे, -V इक्वल टू NF, NF ये आपका F है, फोकल लेंथ है। अगर ये छोटा होता, मैंने बताया कि अगर कोई मिरर छोटा होता तो N कहाँ होता, P के पास होता, ठीक। उस कंडीशन में हम NF जो ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है उसको PF लिख सकते हैं, और PF के बीच का जो डिस्टेंस है वो F है, इसकी फोकल लेंथ के बराबर है, ठीक। तो इसको भी हम रखेंगे -F अब बाई PB डैश, ठीक है। PB डैश कितना है, -V है, अभी आपने लिखा यहाँ से PB डैश के बारे में, -V -PF, ठीक है, -PF फिर वही -F, ठीक। ये वैल्यूज हमने पुटअप कर लिया इस इक्वेशन में, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं -u + r, ठीक, बाई -r + v दैट इज -f इक्वल टू -v + f, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस u बाई v माइनस r दैट इज -f बाई f माइनस v, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकल लेंथ में जो संबंध होता है वो क्या होता है, F = r/2 या r = 2f, ये संबंध होता है। तो r की जगह हम 2f लिख सकते हैं इस इक्वेशन में। तो लिखने के बाद 2f माइनस u बाई v माइनस 2f इक्वल टू -f बाई f माइनस v, ये हमें इक्वेशन मिल जाता है, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम इधर मिटाते हैं, इधर इरेज करते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2f माइनस u बाई v माइनस 2f इक्वल टू -f बाई f माइनस v, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो कितना मिलेगा, 2f स्क्वायर माइनस fu माइनस
2f भी माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस u भी इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एफ भी प्लस 2f स्क्वायर ये मिल गया। ठीक है, अब ये 2f स्क्वायर माइनस एफ यू माइनस 2f भी प्लस u भी प्लस f भी माइनस 2f स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाती है और 2f भी और ये माइनस 2f भी है और यहाँ प्लस 2f भी है, तो माइनस 2f भी में से एक प्लस 2f भी घटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास माइनस एफ यू माइनस एफ भी प्लस u भी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब क्या करते हैं कि u भी f से भाग देने पर क्या बचता है। ठीक है, माइनस f सब में सारे क्वांटिटीज़ में u भी f से भाग देने पर क्या मिलता है f u बाई u भी f माइनस f भी बाई ये u है f भी बाई u भी f प्लस u भी बाई u भी f इक्वल टू 0। ठीक, तो ये एफ यू है, एफ यू से एफ यू ख़त्म हो गया, ये u ख़त्म हो गया तो बचा क्या 1 बाई माइनस 1 बाई भी बचा और यहाँ पर एफ भी है तो एफ भी से ये बचा ख़त्म हो गया। ठीक, तो ये बचा क्या माइनस 1 बाई यू बचा और प्लस u भी से u भी ख़त्म हो गया तो बचा क्या 1 बाई एफ इक्वल टू 0। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, यानी कि जो पॉजिटिव साइन वाला है एक तरफ, नेगेटिव साइन वाला एक तरफ कर लेते हैं। तो इसको एक तरफ ले जाने में क्या होता है कि इसका चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी। यही हमें प्रूव करना था फार्मूला। ठीक, तो इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया कि किसी भी गोली दर्पण के सामने कोई वस्तु रखने पर, कोई ऑब्जेक्ट रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कितनी दूरी पर बनेगा और कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए। ठीक है, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके फोकल लेंथ में, यानी कि ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी और प्रतिबिंब की मिरर से दूरी और दर्पण की फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, इसको हमने प्रूव कर लिया। और ये संबंध क्या मिलता है कि 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी, जहाँ की अभी मैंने सिंबल्स में बताया कि एफ क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ये चीज़ है, भी क्या है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, और u क्या है गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी है। ठीक, ये हमने रिलेशनशिप प्राप्त कर लिया और इसी फार्मूले से हम लोग बहुत सारे जो गोली दर्पण से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग डेरिवेट कर सकते हैं, बेसिकली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स बड़े आराम से इसको डेरिवेट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड संबंधित जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको बड़े आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसका तरीका भी हम बताएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। पसंद आया हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।